डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लघु परंपरा और महान परंपरा। लघु परंपरा और महान परंपरा यानी लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। यह एक अवधारणा है जो कि भारतीय समाज को भली भांति समझने में मदद करता है। यूं तो भारतीय समाज को समझने के लिए कई मानव शास्त्रीय अवधारणाएं हैं जिनका कि अभी हम जिक्र करेंगे, परंतु इस अवधारणा से, लघु परंपरा और महान परंपरा की अवधारणा से हम भारतीय समाज को संपूर्णता में समझ सकते हैं। भारतीय समाज में क्या बदलाव हो रहा है, भारतीय समाज में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच किस प्रकार की अंतःक्रिया हो रही है, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लघु परंपरा और महान परंपरा तथा इसी से जुड़े हुए दो और टर्म है जिसे हम सार्वभौमिकरण और संकुचीकरण कहते हैं, यानी यूनिवर्सलाइजेशन और पारोचलाइजेशन, इसको भी हम समझेंगे। यानी आज हम चार टर्म को समझेंगे। एंथ्रोपोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है जो कि हमेशा पूछा जाता है। तो एक तो है लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन और दूसरा है यूनिवर्सलाइजेशन एंड पारोचलाइजेशन, यानी सार्वभौमिकरण और संकुचीकरण। तो इसको हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम नजर डालते हैं। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत यह चैप्टर है और यह भारतीय समाज को पूर्ण तरीके से समझने के लिए यह दी गई अवधारणा है, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इस अवधारणा को दिया था किसने, तो यह अवधारणा विदेशों से चलकर आया है हमारे देश में और यहाँ पर इसका भारतीकरण हुआ है। तो सबसे पहले मैक्सिको के संदर्भ में रॉबर्ट रेडफील्ड नामक एक समाजशास्त्री ने इस अवधारणा को दिया गया था। अपने लिखी गई पुस्तक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, 1956 में लिखा गया पुस्तक था पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, और उसी पुस्तक में इन्होंने मैक्सिकी समुदाय, मैक्सिकी जो कि एक ग्रामीण समुदाय है और झोपड़ी बनाकर रहते हैं मैक्सिको और अमेरिका में, तो मैक्सिकी समुदाय पर जो अध्ययन किया गया था और उसी अध्ययन को इन्होंने पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर नामक बुक में 1956 में लिखा था। ये देखिए बुक है द लिटिल कम्युनिटी एंड पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। यही पुस्तक है, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा लिखा गया है और इसी में लघु परंपरा और महान परंपरा की अवधारणा को दिया था। यह अवधारणा बेसिकली है क्या, तो यह अवधारणा है कि किसी भी समाज में दो परंपरा के लोग होते हैं। एक जो है लघु परंपरा के लोग होते हैं जो छोटे छोटे विचार रखते हैं, लोकल जो है ग्रामीण लोग होते हैं, और एक होते हैं महान परंपरा जो कि किसी धार्मिक केंद्र में रहते हैं, और दोनों के बीच अंतःक्रिया होते रहता है और इसी अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो है उस देश की समाज, संस्कृति और सभ्यता का निर्माण होता है। और इसके बीच जो अंतःक्रिया होता है, उस अंतःक्रिया के लिए जो प्रोसेस है, तो दो प्रकार का प्रोसेस है, एक सार्वभौमिकरण है और दूसरा संकुचीकरण। यानी लघु परंपरा का जब सार्वभौमिकरण होता है तो महान परंपरा में बदल जाता है, और महान परंपरा का जब संकुचीकरण होता है तब वह लघु परंपरा में बदल जाता है। तो इसी को बेसिकली इसमें समझाया गया। परंतु इससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि भारतीय समाज को समझने के लिए यह एक अवधारणा है, परंतु मानव शास्त्र की अगर बात करें, एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, तो कई एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट हैं जो कि भारतीय समाज, सभ्यता, संस्कृति को समझने में मदद करता है। तो एक नज़र उन कंसेप्ट पर हम डाल लेते हैं। हमारे चैप्टर में जो बीपीएससी द्वारा सवाल पूछे जाते हैं, तो बीपीएससी के सिलेबस में कुल 8 कंसेप्ट का मेंशन किया गया है, 8 कंसेप्ट को मेंशन किया गया है और उन्हीं 8 में से सवाल पूछते हैं। तो उन 8 को हम देख लेते हैं। भारतीय समाज, सभ्यता, संस्कृति को समझने के लिए बीपीएससी के सिलेबस में ये 8 अवधारणाओं का जिक्र किया गया है, सिलेबस में शामिल किया गया है। इसको हम देखते हैं एक नज़र से। तो ये 8 अवधारणा है, भारतीय समाज को समझने के लिए 8 अवधारणा है। तो पहली जो अवधारणा है लघु परंपरा और महान परंपरा, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दूसरी जो अवधारणा है संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, भारतीय समाज में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को दिखलाता है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और फिर है पवित्र संकुल, जो हमारे धार्मिक संगठनों गया, काशी, हरिद्वार, प्रयाग इत्यादि में जो देखने को मिलता है, तो वहाँ किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बना रहता है, तो ये पवित्र संकुल है, सेक्रेड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जनजाति जाति निरंतरता, ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, ये है कि हमारे देश में कई जनजातीय पहले थे और वो अब जाति समाज के अंग बन गए, मतलब जनजाति जो है जाति में बदल गए। तो इसके बारे में
हम लोग जनजाति जातीय निरंतरता में पढ़ेंगे और जनजातियों का जीवन, उसका वातावरण और उसका संस्कृति कैसे आपस में घुले मिले हैं, एक साथ आपस में अंतःक्रिया करते हैं और तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में जो कंसेप्ट है वह है प्रकृति मानव आत्मा सम्मिश्रण, यानी नेचर मैन स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आइए फिर 7वीं अवधारणा को हम देखते हैं, 6ठी अवधारणा को। तो प्रभावी जाति है। प्रभावी जाति में ग्रामीण सत्ता संरचना को अगर हम देखें तो कई सारी जातियां होती है जो प्रभावी जाति माने डोमिनेंट कास्ट के रूप में होता है। तो ये ग्रामीण सत्ता संरचना को समझने के लिए प्रभावी जाति। और फिर संयुक्त परिवार है जो कि हमारे भारतीय सोसाइटी, भारतीय कल्चर का अभिन्न हिस्सा है संयुक्त परिवार। हालांकि आधुनिक कारणों से इसमें टूट हो रही है, ये बिखर रहा है संयुक्त परिवार। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं और उसमें आधुनिक कारणों से क्या बदलाव आ रहा है। और उसके बाद कुछ फिलोसफी के आइटम हैं, जैसे आश्रम पुरुषार्थ, जो पूरे मनुष्य का जीवन काल है उसको 4 आश्रम 4 पुरुषार्थ में बांटा गया है। तो उसके अनुसार से क्या है और किस प्रकार वर्ण और जाति, जो कि हमारे भारतीय दर्शन या भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं उसके आधार हैं। तो ये 8 जो अवधारणाएं हैं इसको हमें एंथ्रोपोलॉजी में बीपीएससी के सिलेबस के लिहाज से पढ़ना है। अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में इस 8 के अतिरिक्त 1-2 और कंसेप्ट है जिसको कि पढ़ना होता है। जैसे कि ऋण होते हैं, तो मानव जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो इस ऋण को चुकाना पड़ता है। तो ये सभी कंसेप्ट भी उधर शामिल किए गए हैं यूपीएससी के सिलेबस में। फिलहाल अभी हम बात करते हैं बीपीएससी पर। तो आइए हम पहला जो है लघु परंपरा और महान परंपरा, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि लघु परंपरा और महान परंपरा कहते किसको हैं। दोनों का देखिए यहाँ पर हमने चार्ट में प्रस्तुत किया है, लघु परंपरा को इधर और महान परंपरा। ये रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु परंपरा किसे कहा और महान परंपरा किसे कहा, इसको हम देखेंगे और समझेंगे। तो आइए सबसे पहले लघु परंपरा। तो लघु परंपरा उन लोगों की परंपरा है जो अशिक्षित हैं, ग्रामीण हैं, जनजाति है और जनसाधारण, मतलब आम लोगों की परंपरा है जो अपने ज्ञान को, अपने परंपरा को, अपने रीति रिवाज को परिमार्जन नहीं करते हैं, मतलब जस के तस उसको फॉलो करते रहते हैं। तो यह जो है लघु परंपरा के लोग ऐसा करते हैं। जबकि अगर महान परंपरा की बात करें, ग्रेट ट्रेडिशन की बात करें, तो ग्रेट ट्रेडिशन में शिक्षित एवं प्रबुद्ध लोगों की परंपरा है जो हमेशा लगातार अपने ज्ञान का परिमार्जन करते हैं और लगातार ज्ञान का परिष्कृत करते रहते हैं। मतलब शिक्षित और प्रबुद्ध लोगों की परंपरा है जो लगातार अपने ज्ञान का परिमार्जन करते हैं, परिष्करण करते हैं और उसका जो है परिवर्धन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये अंतर है। दूसरा अगर अंतर देखें तो यह लघु परंपरा जो लिटिल ट्रेडिशन है वह स्थानीय होता है, ग्रामीण होता है, जो कि लोक कथा, कहानियाँ, लोकगीत, लोकोक्ति, जादू टोना, मुहावरा, इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है। स्थानीय देवी देवता, भूत प्रेत, ये सब भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। तो लघु परंपरा के लोग यहाँ से इस प्रकार से इसका परंपरा निर्मित होता है। अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पर साहित्यिक रचना होती है, बड़े बड़े ग्रंथों में पौराणिक कथाएं लिखी होती है। जैसे महाभारत, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें पूरे महाभारत की लड़ाई सिलसिलेवार ढंग से लिखा गया है। ठीक है, रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, बाइबिल, ये सब जो है साहित्यिक रचना है और ये सब ग्रंथों में लिखा हुआ है और इससे जो है इनके परंपरा का निर्माण होता है। अब आइए तीसरा। तो यहाँ पर देखिए लघु परंपरा में स्थानीय भिन्नताएं होती है, मतलब जगह पैलेस दर पैलेस वेरी करता है। एक जगह कुछ परंपरा है, दूसरी जगह कुछ और परंपरा है। धीरे धीरे मतलब एक रूपता नहीं रहता है, जगह के साथ थोड़ा बहुत बदलाव आते जाता है और अगर दूर चले जाएं तो और भी बहुत ज़्यादा व्यापक बदलाव आ जाता है। जबकि इधर देखिए तो इधर क्या है कि आपका प्रमुख केंद्र है काशी, गया, बनारस, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, देवघर, ये सब सांस्कृतिक केंद्र हैं और यहाँ केंद्र से जो निकलकर जो भी नियम या परंपरा या ट्रेडिशन जो भी निकल कर चलते हैं, जो रीति रिवाज, जो पूजा पाठ के ढंग और विधि, तो वही पूरा देश में फैलता है और महान परंपरा से होते हुए सारे लोगों में फैलता है। तो ये दोनों में जहाँ उधर जो है लोकेलिटी का प्रभाव होता है,
वहाँ इधर जो है पूरा जो है नेशन वाइड में फैला हुआ होता है। उसके बाद अगर हम चौथे नंबर में देखें तो इधर का लघु परंपरा के जो नियम और कानून होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, वो अलिखित होता है, मतलब मौखिक होता है। और लोग जो है उन कहानियों को, उन लोक कथाओं को, उन लोकगीतों को, उन मुहावरों को, उन लोकोक्तियों को, उन जादू टोना को, भूत प्रेत से संबंधित मान्यताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी वर्बली जो है ट्रांसफर करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी, इस तरह से श्रवण परंपरा के माध्यम से, श्रुति परंपरा के माध्यम से इसका ट्रांसफर होते रहता है। जबकि इधर देखें तो इधर क्या है, लिखित ग्रंथ होते हैं, लिखा हुआ साक्ष्य होता है, और वो उस पुस्तक को पढ़कर दूसरे पीढ़ी तीसरे पीढ़ी के लोग सीखते हैं और दूर दूर तक फैलाव होता है और उसी रूप में होता है। क्योंकि श्रवण परंपरा में क्या होता है कि उसका जिस रूप में है, जिस फॉर्म में है, तो दूसरा उसमें थोड़ा परिवर्तन कर सकता है या हो जाता है। लेकिन इधर ऐसी संभावना नहीं है। जो वेद है सब जगह है, वही गीता सब जगह है, वही रामायण सब जगह है, वही महाभारत सब जगह है, वही कुरान बाइबिल सब जगह है। हालांकि इधर भी होता है परंतु उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो यहाँ पर एक रूपता है। दूसरा है कि ये लघु परंपरा के लोग असंगठित होते हैं, मतलब ये इसमें जो है कोई सांगठनिक ढांचा नहीं होता है, कोई एक जैसा संगठन नहीं होता है। जबकि इधर देखिए तो संगठित होता है। इधर जो महान परंपरा है, महान परंपरा के लोग संगठित होते हैं और ये संगठित होकर किसी कर्मकांड, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद इधर देखिए लघु परंपरा के लोग जादू टोना में विश्वास रखते हैं, भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं, और इसलिए यहाँ संशय की स्थिति होता है। लोग जादू टोना वाले से डरते हैं, भूत प्रेत से डरते भी हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। जबकि इधर संशय मुक्त होता है, आस्था होता है, विश्वास होता है। लोग डरते नहीं हैं बल्कि श्रद्धा से पूजा करते हैं, आस्था से पूजा करते हैं और विश्वास रखते हैं। तो ये बेसिकली जो है 5-6 अंतर है जो लघु परंपरा और महान परंपरा। अब हमारा समझाने का उद्देश्य ये हुआ कि किसी भी देश की जो सभ्यता और संस्कृति होता है तो इन दोनों के अंतःक्रिया से बनता है, इन दोनों के अंतःक्रिया से निर्मित होता है, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, रिवर्सेबल होता है। यानी लघु परंपरा महान परंपरा के लोगों को प्रभावित करता है और महान परंपरा लघु परंपरा के लोगों को प्रभावित करता है, और एक दूसरे में लगातार अंतःक्रिया होते रहते हैं, इंटरेक्शन होते रहता है। और इसी कारण से 5000-10,000 वर्षों से लगातार जो है सभ्यता संस्कृति का जो विकास हुआ है देश में, तो लघु परंपरा और महान परंपरा के बीच के अंतःक्रिया से ही हुआ है। इस अंतःक्रिया को हम अगले स्लाइड में समझेंगे, लेकिन बस समझ लीजिए कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कई लघु परंपरा की चीज़ें, कई लघु परंपरा के तत्व, कई लघु परंपरा के लिटिल ट्रेडिशन के फैक्टर वो कभी कभी महान परंपरा के अंग बन जाते हैं, और कई महान परंपरा के जो तत्व होते हैं वो लघु परंपरा में आके समा जाती है। तो इसको हम देखेंगे। परंतु अगर इंडियन कंटेंट्स में देखें तो यहाँ पर है कि एस.सी. दुबे का मानना है कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने मात्र 2 परंपरा का जो जिक्र किया है, लघु परंपरा और महान परंपरा, तो ऐसी बात नहीं है कि देश में 2 ही परंपरा है। अगर भारत की बात किया है तो यहाँ कई प्रकार की परंपराएं हैं, तो लघु परंपरा और महान परंपरा 2 भाग में सिर्फ हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, अनेक। तो जैसे एस.सी. दुबे, शरद चंद्र दुबे एक ग्रेट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनका मानना था कुल प्रकार के 6 परंपराएं देश में हो सकती हैं। एक तो शास्त्रीय परंपराएं हैं, जो क्लासिकल परंपरा होता है, साहित्यिक रचना हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, क्लासिकल संगीत हो गया। तो ये क्लासिकल परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करता है और लगातार विकसित होती रहती हैं, इस प्रकार की परंपराएं हैं। दूसरे नंबर पर देखें तो कई क्षेत्रीय परंपराएं हैं। एक क्षेत्र को, जैसे मान लिया संथाल परगना एक क्षेत्र हो गया, मालवा एक क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड एक क्षेत्र हो गया। तो क्षेत्र विशेष की भी एक परंपराएं होते हैं जो उस क्षेत्र के लोग जो है पूरे क्षेत्र के लोग मानते हैं। तीसरे तौर पर देखें तो स्थानीय परंपराएं होते हैं। अब उस क्षेत्र में भी देखें तो स्थान दर स्थान धीरे धीरे इसमें भिन्नता होती जाती है, और हर जो है 2-3 कोस के बाद, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बाद जो है कुछ ना कुछ परंपराओं में बदलाव आ जाता है। तो ये स्थानीय परंपराएं जो है हर जगह जो है वैरी करता है, जगह जगह पर। तो स्थानीय परंपराएं भी बनती है। उसके बाद पाश्चात्य परंपराएं। हम जानते हैं कि देश पर काफ़ी समय से अंग्रेजों का शासन रहा है,
और उस कारण कई यूरोपीय परंपराएं भी देश में जड़ें जमाई है। और उसके साथ ही आज़ादी के बाद भी लगातार पाश्चात्य की कई सभ्यता की परंपराएं धीरे धीरे और विकसित होती रही है। तो इन परंपराओं को भी भारतीय समाज में जगह मिला, जैसे पाश्चात्य जीवन शैली, पाश्चात्य जो उपकरण है, पाश्चात्य जो वेस्टर्न का जो साइंस का जो इनोवेशन है, वहाँ के दर्शन हैं, उस तरह का पहनावा, उस प्रकार के खान पान, तो ये तमाम सारे जो वेस्टर्न कल्चर का कभी हिस्सा हुआ करता था वो लगातार जो है भारतीय सभ्यता का अंग बनती जा रही है। तो इस प्रकार की परंपराएं भी है। उसके बाद कई उभरती हुई परंपराएं हैं राष्ट्रीय परंपराएं। जैसे पहले होता था कि लोग धर्म के नाम पर जुड़ते थे, उनसे जो है आस्था विश्वास रखते थे, उनसे संवेदना रखते थे, धर्म के साथ उनका जो है लगाव होता था, जुड़ाव होता था, मनोवैज्ञानिक तौर से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब क्या है कि धर्म से ज़्यादा कहीं जो है राष्ट्र स्तर पर हम लोग जुड़े होते हैं। राष्ट्रगान के समक्ष हम लोग किस तरह से खड़े होते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, पूरे देशवासी को एक मानते हैं कि हम भारतवासी हैं। तो इस प्रकार की उभरती हुई कई सारी परंपराएं हैं जो कि इसको प्रभावित करती हैं। और उसके बाद सामाजिक समूहों की स्थानीय परंपराएं। कई सामाजिक समूह हैं जिनके लोग एक अलग परंपरा को मानते हैं, जैसे मान लिया जाए आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, कई छोटे छोटे इस प्रकार के सामाजिक समूह है। तो सामाजिक समूह में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। बड़े तौर पर देखें तो सब एक ही जैसा लगेगा, लेकिन अगर गौर से देखेंगे थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। इनके रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, ढंग ढांचा, आदत व्यवहार, इस सब में जो अंतर होता है। तो इस कारण से हम रॉबर्ट रेडफील्ड का जो दिया गया कंसेप्ट था कि लघु परंपरा और महान परंपरा के बीच इंटरेक्शन होता है, उसको एससी दुबे उससे सहमत होते हुए यह बताते हैं कि सिर्फ 2 परंपराएं नहीं बल्कि कई परंपराएं होती है, जिनमें से 6 परंपरा को इन्होंने दिखाया और इन सबों के बीच इंटरेक्शन होता है। और यही इंटरेक्शन के कारण जो है लगातार सभ्यता संस्कृति का निर्माण होता रहता है। आगे आइए, अब हम बात करेंगे कि लघु परंपरा और महान परंपरा किस तरह से दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरेक्शन करते हैं और किस प्रकार से दोनों के तत्व जो है एक दूसरे का अंग बन जाते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं। यानी लघु परंपरा के तत्व जो है वो महान परंपरा के अंग बन जाते हैं और महान परंपरा के तत्व जो है वो लघु परंपरा के अंग बन जाते हैं। इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। आइए, तो ये देखिए, ये लघु परंपरा है और लघु परंपरा किस तरह से महान परंपरा को प्रभावित करती है। यानी जब कोई चीज़ें, लघु परंपरा की चीज़ें जब विस्तारीकरण होकर, जब उसका विस्तार हो जाता है, पूरे देश में फैल जाता है, तब वह महान परंपरा का अंग बन जाता है। और जो विस्तार होता है उसके लिए एक शब्द है और उस शब्द का नाम है सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण यानी इसको अगर हम अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में इसे कहा जाता है यूनिवर्सलाइजेशन। यानी जब लघु परंपरा के कोई तत्व का जब सार्वभौमिकरण हो जाता है, यूनिवर्सलाइजेशन हो जाता है, तब वह महान परंपरा में बदल जाती है। इसको हम उदाहरण के साथ दिखाएंगे कि किस प्रकार से लघु परंपरा की कई चीज़ें अपने देश में उसका सार्वभौमिकरण हुआ और वो महान परंपरा का अंग बन गया। अब आइए देखिए, महान परंपरा कब लघु परंपरा में बदल। अब ये देखिए, संकुचीकरण यानी पारोचलाइजेशन। जब कोई महान परंपरा की वस्तुएं नीचे आती है और उसमें विभिन्न प्रकार के भाषाई तोड़ मड़ोड़ या अन्य छेड़छाड़ के मामले से जब उसका स्थानीयकरण हो जाता है, जब उसका लघुनीकरण हो जाता है, जब उसका संकुचीकरण हो जाता है, तब महान परंपरा की बड़ी चीज़ें स्थानीयता का रूप लेकर लघु परंपरा में बदल जाती है। और इस प्रकार से लघु परंपरा सार्वभौमिकरण होके महान परंपरा में और महान परंपरा का संकुचीकरण होके लघु परंपरा में बदलते रहता है। यह एक साइकिल की तरह चलते रहता है और इससे निरंतर जो है वो हमारे भारतीय समाज का निर्माण होते रहता है। अब कुछ उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण में आइए, सबसे पहले हम लघु परंपरा का सार्वभौमिकरण को समझते हैं कि लघु परंपरा का सार्वभौमिकरण कैसे हुआ। तो इसके लिए हम 4 उदाहरण देंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अयोध्या की राम कहानी। क्या है अयोध्या की राम कहानी? तो हम सभी जानते हैं कि अयोध्या एक नगर था जहाँ एक स्थानीय राजा निवास करते थे, दशरथ। दशरथ ने 3 शादी किया जिनसे उत्पन्न हुए
जो उनके 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भरत उम्र में बड़े थे, परंतु माँ की उम्र बड़ी होने के कारण राम को राजपाट मिला था, परंतु सौतेली माता की मांग के आधार पर उन्हें वनवास जाना पड़ा। और वनवास में उन्होंने हर तरह के मर्यादाओं को पालन किया, पिता के आदेश का पालन किया, सौतेली माता का जो इच्छा थी उसका पालन किया, और उसके साथ जो है अपने आदर्शों और मर्यादाओं को पालन करने हेतु उनकी पत्नी सीता और लक्ष्मण भी वनवास गए। और वनवास में फिर सीता का हरण हो गया और पत्नी को बचाने के लिए एक भयंकर युद्ध हुआ राम और रावण के बीच। तो ये एक कहानी था, यह लोकल कहानी था, और उस लोकल, ये अयोध्या की कहानी थी और ये बिल्कुल स्थानीय कहानी था। परंतु उस कहानी को, ऐसे देश में बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी कहानी आपको मिलेंगे लोकल कहानी, जिनमें कई प्रकार का जो है प्रसंग होगा, कई सारे आदर्श होंगे, कई प्रेरक प्रसंग होंगे। तो इन कहानियों में से रामायण इतना जो है विस्तृत इसलिए बन पाया क्योंकि अयोध्या की राम कहानी को महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास ने इस कहानी को इतने अच्छे से शब्दों में पिरोया कि वह एक बहुत ही सुंदर कहानी बन गया और श्री राम को भगवान का दर्जा मिल गया। और रामायण और रामचरितमानस के तहत इस अयोध्या की लोकल कहानी को महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास ने सार्वभौमिकरण करते हुए उसे पूरे भारतवर्ष में फैला दिया। और यह जो साधारण कहानी था वो पूरे देश की कहानी बन गई, पूरे भारतवर्ष की कहानी हो गई। यानी कहने का मतलब हुआ कि अयोध्या की राम कहानी, जो कि नितांत ही लघु परंपरा के अंग थे, जो कि अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह राम कहानी चर्चित था, यह लोकल कहानी था, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने सबसे पहले रामायण की रचना करके उसे पूरे देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का काम किया। और वहीं तुलसीदास ने उसे सुंदर जो है पदात्मक रूप देते हुए रामचरितमानस की रचना करके और भी उसको जबरदस्त जो है प्रचार किया। और इस तरह से अयोध्या की कहानी, जो कि लघु परंपरा की कहानी थी, इसका जो है सार्वभौमिकरण हुआ। किसने किया? महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास। और इस तरह से सार्वभौमिकरण हुआ और ये महान परंपरा का अंग बन गया। यानी एक लघु परंपरा का सार्वभौमिकरण हुआ और वो महान परंपरा का अंग बन गया। अब दूसरा उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जो रॉबर्ट रेडफील्ड का यह जो अध्ययन था, तो उसको भारत में मैकिम मेरियट और मिल्टन सिंगर नामक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसका अध्ययन किया। और अध्ययन कहाँ किया? तो अध्ययन किया किशनगढ़ी, जो कि लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर है। किशनगढ़ी यूपी में एक गांव है किशनगढ़ी, और किशनगढ़ी में अध्ययन करते हुए इन सब चीज़ों को पाया। तो किशनगढ़ी के अध्ययन में उन्होंने देखा था कि अयोध्या की राम कहानी का किस प्रकार से सार्वभौमिकरण हुआ और महान परंपरा के वो अंग बन गया। किशनगढ़ी में इन्होंने एक दूसरा चीज़ देखा, और वह था सलूना। तो सलूना क्या है? तो सलूना वास्तव में एक प्रकार का ऐसा पूजा था, एक प्रकार का ऐसा था जिसमें कि जो ब्राह्मण जजमान होते थे, तो ब्राह्मण लोग अपने जजमान के घर आते थे और वहाँ पर अपने जजमान के कान पर जई रखते थे और बदले में दक्षिणा में कुछ रुपया पैसा या अनाज पाते। उसी दिन नव विवाहिता बहनें भी अपने भाई के घर आती और भाई के घर आके भाई के हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधती और बदले में भाई उसे कुछ रुपया पैसा या उपहार देते थे। तो मैकिम मेरियट ने अनुमान लगाया कि संभवतः जो सलूना जिसे कि पुजारी पूजा भी कहा जाता है, ये पुजारी पूजा का ही सार्वभौमिकरण हुआ। पुजारी पूजा का सार्वभौमिकरण हुआ और यह रक्षाबंधन में तब्दील हो गया, जो कि पूरा राष्ट्रीय स्तर का त्यौहार हो गया। सलूना जो कि किशनगढ़ी के छोटे से गांव में मनाया जाता था, और उसी का उन दोनों को पुजारी पूजा और नवविवाहिता बहनें जो आकर भाई के हाथ पर धागा बांधती थी, उन दोनों को मिला दिया गया। और मिलाने के बाद एक राष्ट्रीय स्तर, यानी ये जो लघु परंपरा का सलूना था, उसका सार्वभौमिकरण हुआ और महान परंपरा के रक्षाबंधन में
तब्दील हो गया। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। ये देखिए अयोध्या की राम कहानी, और फिर इसका जो सार्वभौमिकरण हुआ पूरे देश में। उसी प्रकार ये सलूना जो है पुजारी पूजा जिसे हम कहते हैं, तो इस पुजारी पूजा का सार्वभौमिकरण हुआ और वह पूरा जो है राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया। एक तीसरी कहानी भी हम लोग देख सकते हैं और वह है दीपावली। तो किशनगढ़ी में ही मैककिम मैरियट ने देखा कि वहाँ पर उस दिन, जिस दिन पूरे देश में दीपावली मनाया जाता है, उस दिन एक और पूजा होता है जिसे कहते हैं सौरती। सौरती पूजा में क्या होता है कि उस दिन लोग अपने घरों के दीवारों पर गोबर और मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और उस दिन जो पूजा का मतलब होता है, धन की आकांक्षा की जाती है और घर से दरिद्र नारायण को बाहर किया जाता है। सौरती पूजा और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले दीपावली में आश्चर्यजनक समानता देखते हुए मैककिम मैरियट ने यह अनुमान लगाया कि इससे यह साबित होता है कि कभी उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव किशनगढ़ी में मनाए जाने वाला सौरती पूजा इसी का सार्वभौमिकरण हुआ और ये जाके दीपावली में बदल गया। लघु परंपरा के सौरती का सार्वभौमिकरण हुआ, यूनिवर्सलाइजेशन हुआ और वह महान परंपरा के अंग बन गए, यानी संपूर्ण देश में वो फैल गए। एक और उदाहरण देते हैं, उसमें एक बहुत विश्वविख्यात एंथ्रोपोलॉजिस्ट है बीना दास। बीना दास ने संतोषी माता का उदाहरण। संतोषी माता का जिक्र भारत के किसी भी पौराणिक ग्रंथों में नहीं मिलता है, परंतु मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्योंकि भारतीय मूल के थे, अमेरिका में फिलहाल रहती हैं, उनका अध्ययन यह बताता है कि 60 के दशक में संतोषी माता की पूजा उत्तर प्रदेश के ही किसी छोटे से गांव से प्रारंभ हुई और वह धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया और उत्तर भारत से फिर जाके दक्षिण भारत में फैल गया। और इसके पीछे कई कारक जिम्मेवार रहे, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कारक जिम्मेवार रहे वह एक जय संतोषी माँ नामक फिल्म बना था। जय संतोषी माँ नामक फिल्म ने इसे उत्तर प्रदेश से निकालकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यापित कर दिया। तो इस तरह से संतोषी माता जो कि छोटे गांव की माता थी, छोटे गांव की देवी थी, लघु परंपरा का अंग था और इसका विभिन्न कारकों के द्वारा सार्वभौमिकरण हुआ और ये धीरे धीरे महान परंपरा का अंग बन गई। और महान परंपरा के अंग बनने के बाद इसका संबंध जो है, जो भारत में गणेश जी देवता हैं उनके साथ जोड़ा गया कि गणेश जी की पुत्री संतोषी माता थी, जिसका कि पौराणिक ग्रंथों में भूल से जिक्र छूट गया है। तो अब यह संतोषी माता जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर की देवी हो गई है, जो कि कभी सिर्फ एक गांव की देवी हुआ करती थी। तो इस तरह से गांव की संतोषी माता जो कि लघु परंपरा की अंग थी, वहां से इसका सार्वभौमिकरण हुआ और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर महान परंपरा का अंग बन गई। तो ये जो 4 उदाहरण मैंने बताया, तो यह दिखाता है कि किस प्रकार से भारतीय लघु परंपरा समाज के जो अंग होते हैं और उसका जब सार्वभौमिकरण होता है और पूरा राष्ट्रीय स्तर पर छा जाता है और महान परंपरा के अंग बन जाते हैं। अब इसका रिवर्स में हम देखेंगे कि महान परंपरा कब लघु परंपरा के अंग बन जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि महान परंपरा किस प्रकार से इसका संकुचीकरण होता है और लघु परंपरा का अंग बन जाती है। तो आइए इसको हम फिगर से समझेंगे। अब हम समझेंगे महान परंपरा का संकुचीकरण। तो ये देखिए, ये गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन पर्वत है। ये एक धार्मिक चित्र है, वास्तविक चित्र ये है। गोवर्धन पर्वत राजस्थान में मथुरा के निकट, मथुरा यूपी में है, लेकिन यह गोवर्धन पर्वत राजस्थान में है। तो राजस्थान में गोवर्धन पर्वत है। इस पर्वत से जुड़ी हुई एक बहुत ही मशहूर कहानी है और वह कहानी श्री कृष्ण के शौर्य और पराक्रम की कहानी है। कहानी यह है कि जब श्री कृष्ण की लीला देखकर बहुत सारे देवताओं को ईर्ष्या और जलन होने लगी कि भाई कृष्ण क्यों इस तरह की लीला कर रहे हैं कि सारे पूरे पृथ्वीवासी उस पर मोहित हो गए हैं। तो तमाम तरह के लोग उपाय लगाने लगे, लेकिन सबसे जो ज़्यादा जलन हो रहा था वह थे इंद्र भगवान। तो इंद्र भगवान को सबसे ज़्यादा जलन हो रहा था, इसलिए कृष्ण लीला को सजा देने के लिए, कृष्ण लीला को समाप्त करने के लिए उन्होंने जोरदार बारिश करवाया गोकुल गांव में। और उस बारिश से जब जनता पूरा त्राहिमाम हो गया तो बचाने के लिए श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण ने अपना फिर से एक बड़ा लीला दिखाते हुए, एक विराट रूप दिखाते हुए कनिष्ठ उंगली पर पूरा जो है
गोवर्धन पर्वत को उठाकर और गोकुल वासियों को रक्षा किया, उस बारिश से रक्षा किया, और अंत में इंद्र भगवान को भी हार मानना पड़ा। तो ये शौर्य और पराक्रम की कहानी है। परंतु ये तो महान परंपरा का अंग हुआ, धार्मिक ग्रंथों में इसका जिक्र है, महाभारत में जिक्र है, गीता में जिक्र है, परंतु इसका संकुचीकरण हुआ कैसे हुआ वो हम बताते हैं। तो संकुचीकरण इस प्रकार से हुआ कि गोवर्धन पर्वत से ही लगभग 30-40 किलोमीटर दूर जाके यह हो गया गोवर्धन। गोवर्धन पर्वत को ग्रामीणों ने क्या किया कि भाषाई तोड़ मड़ोड़ करके इसको बना दिया गोबर प्लस धन, और इस तरह से जो रिजल्ट आया वो आया गोबर पूजा। जो गोवर्धन पर्वत जो कि भगवान श्री कृष्ण के शौर्य और पराक्रम से जुड़ा हुआ था, वो गोबर पूजा में तब्दील हो गया। कैसे तब्दील हुआ कि ग्रामीणों ने गोबर लिया, गाय का गोबर लिया और इस पर धान की बाली जो है गाड़ दिया और इसी की पूजा करने लगे। और इस तरह से गोवर्धन पर्वत जो कि महान परंपरा का अंग था, इसका संकुचीकरण हुआ, और संकुचीकरण होकर यह लघु परंपरा के अंग बन गए। यानी स्थानीय परंपरा में जो महान परंपरा में जो गोवर्धन पर्वत है, जो कृष्ण का शौर्य और पराक्रम है, वह जाके गोबर पूजा में तब्दील हो गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस तरह से महान परंपरा का संकुचीकरण होता है, यानी पारोचलाइजेशन होता है, और वो लघु परंपरा में बदल जाता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, वो है नवरात्र। नवरात्रा क्या है? तो देवी दुर्गा की कहानी है। यह जो है 9 रात तक लड़ाई किए थे असुरों से, और 10वें दिन इसको विजय की प्राप्ति हुई थी। और उसी के अवसर पर दुर्गा पूजा, विजयदशमी या दशहरा हम लोग मनाते हैं। तो नवरात्र का क्या किया कि उत्तर प्रदेश के ही एक गांव में इसको संधि विच्छेद कर दिया। संधि विच्छेद कैसे किया कि ये नवरात्र के 2 शब्द लिया, नव प्लस रात को रत्था, और इस तरह से हो गया नवरत्था। और यह एक स्थानीय देवी है। जो नवरात्र जो महान परंपरा के अंग थे, उसको ग्रामीणों ने भाषाई तोड़ मड़ोड़ के जरिए उसका संधि विच्छेद किया, और जो नवरात्र जो कि महान परंपरा के अंग थे उसका संकुचीकरण हुआ, और ये बन गई नवरत्था देवी, जो कि एक लोकल देवी है। तो इस तरह से यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से महान परंपरा के नवरात्रा का संकुचीकरण हुआ, और वह एक लोकल जो है देवी नवरत्था में तब्दील हो गई। तो इस प्रकार से हम यह देखें आज के क्लास से कि किस प्रकार से जो लघु परंपरा है उसका सार्वभौमिकरण होता है, यूनिवर्सलाइजेशन होता है, और वह महान परंपरा यानी ग्रेट ट्रेडिशन में बदल जाता है, और किस प्रकार से महान परंपरा या ग्रेट ट्रेडिशन का संकुचीकरण होता है यानी पारोचलाइजेशन होता है, और वह जो है लघु परंपरा में बदल जाता है। और यह साइकिल हमेशा चलते रहता है, और इसी से हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति का निर्माण हुआ है और आज भी हो रहा है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इस ऑडियो विजुअल क्लास के बाद आप इसे अगर एंथ्रोपोलॉजी के किसी बुक में पढ़ेंगे, लघु परंपरा और महान परंपरा, इंग्लिश के बुक में पढ़ेंगे लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। एक चीज़ और, बीपीएससी में जो सवाल पूछा जाता है तो ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। तो शॉर्ट नोट्स में लघु परंपरा और सार्वभौमिकरण दोनों का एक ही आंसर होगा, यानी लिटिल ट्रेडिशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन दोनों का आंसर एक ही होगा, क्योंकि लिटिल ट्रेडिशन का ही यूनिवर्सलाइजेशन होता है। और उसी प्रकार जो महान परंपरा है और संकुचीकरण दोनों का आंसर एक जैसा होगा, यानी ग्रेट ट्रेडिशन और पारोचलाइजेशन का आंसर एक ही जैसा होगा। और बीपीएससी में इसे शॉर्ट नोट्स के तौर पर, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। तो इस क्लास के बाद अगर आप किताब पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। एंथ्रोपोलॉजी के दूसरे चैप्टर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।